अभी हम बात करेंगे चाइनीज़ पैडल फ़िश के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज़ को? बिकॉज़ चाइनीज़ पैडल फ़िश अभी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दी गई है। पैडल फ़िश का 2 स्पीसीज़ हैं जिनको एटलीस्ट हम इंसान लोग जानते हैं। एक है अमेरिकन और दूसरा है चाइनीज़। अमेरिकन वाले का स्टेटस वल्नरेबल है, लेकिन चाइनीज़ वाली अभी एक्सटिंक्ट हो गई है और 2003 में इसको लास्ट बार देखा गया था। अभी इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। एज वी कैन क्लियरली सी, recently the Chinese paddlefish has been declared extinct by the Chinese scientist. It was last spotted in the 2003. Alright, अभी तो हो ही गई है एक्सटिंक्ट, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला चीज़ तो ये एंडेमिक थी यांगत्से रिवर में और सिर्फ चाइना में ही मिलती थी। ऑलराइट, और इसका हैबिटेट था साफ़ पानी, फ्रेश वाटर एंड ईस्चरीज। नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और मुझे लगता भी नहीं है UPSC इतना अंदर जाके पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कि चाइनीज़ पैडल फिश जो था उसका IUCN स्टेटस क्या था, और ये भी पूछने के चांसेस काफ़ी कम है, बट स्टिल वी हैव कवर्ड इट। सो व्हाट वी हैव स्टडीड हियर इज़ चाइनीज़ पैडल फिश. इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट बाय द चाइनीज़ साइंटिस्ट एंड दैट इज़ इट. अमेरिकन पैडल फिश इज़ स्टिल देयर एंड इट्स IUCN स्टेटस इज़ वल्नरेबल. अगर रट्टा लगाना है तो बस इसी चीज़ को ही लगाना है. ऑलराइट, तो बस और कुछ ज़्यादा ज़रूरी इसमें है नहीं. ये चीज़ भूल गई मैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और स्टिल आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन इट. सो लेट्स जस्ट गेट ऑन टू इट नाउ. क्या है इसका थ्रेट? इसको किस चीज़ की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ? ओवर फिशिंग की वजह से, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, डैम बिल्डिंग की वजह से इसका पॉपुलेशन कम हो गया. अभी वी हैवन सीन डिफॉरेस्टेशन हियर बिकॉज फिश है तो फिश ट्रीज़ पे पेड़ पे नहीं रहेगी, पानी में रहेगी, तो ओवर फिशिंग की वजह से इसका पॉपुलेशन कम हुआ. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि डैम बिल्डिंग की भी एक कॉज है इसका पॉपुलेशन कम होने के पीछे. अभी आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है, बट देन दिस टाइनी इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वर आस्क्ड समथिंग ऑन टू दिस वेरी लाइन, नॉट ऑन टू द पैडल फिश बट ऑन टू गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन. उस पर 2014 में पूछा गया था कि पोचिंग तो एक कारण है ही जिसकी वजह से गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का जनसंख्या कम हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कौन से कारण हैं? तो पहला था कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. वी कैन थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है ये, और इनफैक्ट होता भी है कि नहीं, बिकॉज वी आर येट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो द फर्स्ट ऑप्शन वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन द रिवर. ऑलराइट, दूसरा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर. मगरमच्छ अगर जनसंख्या इनका बढ़ जाएगा रिवर में, तब भी क्या गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का जनसंख्या कम होगा? समथिंग टू थिंक अबाउट. दूसरा है अगर ये फिशिंग नेट्स में आ जाती हैं, तो अगर ये आ जाती हैं या कोई भी फिश आ जाती है तो उसका तो पॉपुलेशन कम होगा ही होगा. देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड हियर. लास्ट ऑप्शन है यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर्स. तो दिस इज़ हार्मफुल नॉट जस्ट फॉर द रिवर, फॉर द फिशेस, बट फॉर ऑल द मेरीन ऑर्गेनिजम्स. इतना ज़्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अगर रिवर में जाएंगे तो पानी का सब pH वैल्यू बदलेगा, उसका कॉम्पोजिशन बदलेगा, और भी सब जो भी गलत वाले इफ़ेक्ट्स होंगे वो होंगे. तो इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत है ही नहीं. बट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केस ऑफ हियर चाइनीज़ पैडल फिश दैट पॉपुलेशन गॉट dwindled बिकॉज ऑफ डैम बिल्डिंग. सो ये वाला ऑप्शन तो हो गया. पैडल फिश भी एक फ़िश ही है और डॉल्फिन भी एक फ़िश है, तो अगर पैडल फिश डैम बनने की वजह से पॉपुलेशन कम हो रहा है तो गैंजेटिक डॉल्फिन का भी होगा. राइट, उसके बाद है फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आएगा ही आएगा, फोर्थ भी आएगा और थर्ड भी आएगा. एंड दीज आर द ऑप्शन. पहला भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, थर्ड भी आएगा. ऑलराइट, सो हमारा 50-50 हो गया कि अभी तो या सी ठीक हो सकता है या डी ठीक हो सकता है. तो डी सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर. अभी ये सोचने वाली बात है कि अगर क्रोकोडाइल्स का पॉपुलेशन रिवर में बढ़ जाएगा तो उससे गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का क्या नुकसान होगा? डेफिनेटली कुछ को तो खा सकता है क्रोकोडाइल, लेकिन इतना भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि उसका पॉपुलेशन ही कम आ जाए, बिकॉज नेचर जो है वो बहुत
शानदार तरीके से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अगर नेचुरली एक फूड चेन में कुछ स्पीसीज एक दूसरे को खाती भी हैं तो उसका कुछ लार्जर इम्पैक्ट नहीं होगा अनलेस ह्यूमन बींग्स आर इंटरवीनिंग, राइट? सो एज सच nothing's gonna happen to the population of Gangetic river dolphin even if the population crocodiles go up in the river. So हमारा आंसर हो गया 1, 3 and 4 and C, that's it. अभी डायरेक्ट लिंकेज कुछ भी नहीं था, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई था इस चीज़ के ऊपर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स से क्या होगा, बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़, इट डज गेट इफेक्टेड अगर हम डैम्स बनाएंगे तो. सो वी हैव स्टडीड दिस, इट वाज अ लॉट ऑफ डेविएशन बट देन इट वाज नीडेड. तो बस चीज़ों को समझिएगा और क्वेश्चन के फॉर्मेट में अप्लाई करने का ट्राई कीजिएगा, दैट्स इट. ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. वी हैव टू इनकॉर्पोरेट आवर नॉलेज इनटू सॉल्विंग सम अदर क्वेश्चन एज वेल, बट ईदर वे लेट्स गेट ऑन टू व्हाट वी आर स्टडिंग. नेक्स्ट है जीनोबॉट्स. ये क्या है? लिविंग मशीन है. अभी मशीन नॉन लिविंग होती हैं लेकिन ये लिविंग है. क्यों है ये लिविंग? बिकॉज एक सेल्स लिए गए अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग से, साइंटिस्ट ने लिए और फिर इन सेल्स को ग्रो किया गया सिंथेटिकली और एक रोबोट बनाया गया कुछ भी काम करने के लिए. जो भी इंसान साइंटिस्ट चाहता है कि ऐसा टाइनी रोबोट काम कर सके वो ये काम करेगा. फॉर एग्जांपल किसी भी मेडिसिन को उसके टारगेटेड टिश्यू तक पहुंचाना, और कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बस यही वाला हो. बस यही इम्पॉर्टेंट है कि जीनोबॉट वाज इन न्यूज़, इट इज़ व्हाट. सो इट्स अ वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग मशीन क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. दीज आर टाइनी, छोटे हैं बिल्कुल, रोबोट्स हैं और सेल्स लिए गए हैं अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग से. दैट इज़ व्हाट मेक देम लिविंग एंड अदरवाइज डेफिनेटली दे आर नॉन लिविंग. और ये खुद से ही मूव कर सकते हैं. इनका नेम दिया गया है, एक स्पीसीज़ है सब सहारन अफ्रीका में उससे, जिसका नाम है जीनोपस लैविस. तो इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी हमने कवर कर लिया. सो नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड हियर एज वेल. रिवाइज करेगा कुछ मुश्किल लगे तो, बट लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन. अभी ये भी ठीक ठाक ही इंपॉर्टेंट है. ग्रेटर एडजुटेंट, बोन स्वैलोअर और हारगीला और हारजीला, वट एवर इट इज़. लेकिन ग्रेटर एडजुटेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. ये लेसर नॉन चीज़ों को याद रखने का इतना ज़रूरत नहीं है. अभी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज जो असम में हमारा एक वाइल्ड लाइफ एनजीओ है अरण्यक, उन्होंने क्या किया है, एक दो बच्चे थे जो चिक्स थे ग्रेट एडजुटेंट के, उनको आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म में ब्रेड किया है. मतलब वो पैदा हुए होंगे तो उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे, तो उनको रियर किया, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया एक जू के इंक्लोजर में. दिस इज़ द कंटेक्स्ट. ऑल राइट. इंडिया में 8 स्पीसीज़ मिलते हैं ऐसे वाले स्टॉक्स के एंड ग्रेटर एडजुटेंट इज़ वन ऑफ देम. तो अब ऐसा जैसा ह्यूमन बींग्स का तो एक ही स्पीसीज़ है होमो सेपियंस, लेकिन ऐसा जो बाकी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके और भी स्पीसीज़ हैं. तो ऐसा रेजिडेंशियल स्टॉक्स के 8 स्पीसीज़ हैं और ग्रेटर एडजुटेंट उनमें से एक है. Again, nothing very important here. इनका habitat क्या है? Now this is important. Are they found only in India? No, they are found in Cambodia as well, and maybe in some other nations as well, maybe in certain other Southeast Asian countries. But let's just not deviate. हमको इतना ज़्यादा exact information नहीं चाहिए, broad idea ही लेना है. तो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते, कंबोडिया में भी मिलते हैं. और एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा मिलते थे साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन अभी तो ये असम और बिहार में थोड़ा थोड़ा आइसोलेटेड जगह में ही मिलते हैं और फिलहाल कंबोडिया में भी मिलते हैं. ऑल राइट. These colonial birds breeds in traditional nesting colonies with thickly populated village in Assam and breeds in tall tree species. Nothing very important here. ये कैसे ब्रीडिंग करते हैं ये हमको जानने का ज़रूरत नहीं है. IUCN status is very very important. It's the endangered one. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये है शेड्यूल 4 में. अभी इसको सिर्फ रट्टा लगाना है. नथिंग टू बी अंडरस्टूड हियर एज वेल. इट्स लिटिल बिट बोरिंग बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़. अगर क्वेश्चन आ गया तो हमारे नंबर आ जाएंगे. वी हैव नॉट टू एंटरटेन आवरसेल्व्स हियर. तो शेड्यूल 4 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में. ना दिस इज़ बिट अनयूजुअल बिकॉज इट्स एन इंडेंजर्ड स्पीसीज़. तब भी हमने इसको शेड्यूल 4 में रखा है. बस हमको याद करना है, दैट इज़ इट.
इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हंट कर सकते हैं, इसका सिर्फ मतलब यही है कि इसका प्रोटेक्शन कम है। अगर कोई हंट करता पाया गया तो उसको पेनल्टी मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना कि शेड्यूल 2 और शेड्यूल 1 के स्पीसीज़ को मिलती है। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो ग्रेट एडजुटेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। शेड्यूल 4 में है और इंडेंजर्ड है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलते, कंबोडिया में भी मिलते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। अभी वाइट राइनो को कवर करेंगे। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, स्लाइटली डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट पर से, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको अच्छे से कवर करते हैं। तो जब भी हम राइनो के बारे में बात करेंगे तो एक ब्रॉडली आइडिया लगाना है कि अफ्रीकन राइनोज़ होते हैं और एशियन राइनोज़ होते हैं। जो एशियन राइनोज़ हैं उनमें एक ही सींग होता है, दे आर वन हॉर्न। अभी हम बात कर रहे हैं वाइट राइनोज़ के बारे में, या इनको स्क्वायर लिप्ड राइनोसोर्स भी बोलते हैं। ये अफ्रीकन राइनोज़ हैं, और मिलते किधर हैं? अगर अफ्रीकन राइनोज़ हैं तो अफ्रीका में ही मिलेंगे, फिर भी किधर? ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में और सहारा में। और जितना भी राइनोज़ का स्पीसीज़ है उनमें सबसे बड़े यही हैं, इनका साइज़ सबसे बड़ा है। ये घास खाते हैं और सवाना वुडलैंड्स में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा सोशल हैं जितना भी राइनोज़ के स्पीसीज़ हैं उनमें से। अभी ये चीज़ इतना ज़रूरी नहीं है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पहला चीज़ तो हमको वाइट राइनो में भी कैटेगराइजेशन है, 2 सब स्पीसीज़ हैं। एक है सदर्न वाइट राइनो और एक है नॉर्दर्न वाइट राइनो। सदर्न वाला नियर थ्रेटेंड है और नॉर्दर्न वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। याद हम ऐसे रख सकते हैं कि नॉर्दर्न जो नेशंस हैं वो डेवलप्ड हैं, और डेवलप्ड नेशंस का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहता, तो इसीलिए जो नॉर्दर्न वाला है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, ये नॉर्दर्न वाला भी अफ्रीका में ही मिलता है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए। तो नॉर्दर्न वाला हो गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सदर्न वाला हो गया नियर थ्रेटेंड। तो अभी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसका 3rd एम्ब्रियो साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है, क्योंकि अगर वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। दिस इज़ व्हाट साइंटिस्ट हैव डन, दे हैव क्रिएटेड द 3rd एम्ब्रियो ऑफ द नियरली एक्सटिंक्ट नॉर्दर्न वाइट राइनो, which is a remarkable success in an ongoing global mission to keep the species from going extinct। तो बस अगर इनका critically endangered status है तो रिसर्चर्स को ये काम करना है कि इनको प्रोटेक्शन ठीक किया जाए, इनका नंबर। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अभी वाइट राइनो का क्या स्टेटस है? ओवरऑल नियर थ्रेटेंड। अगर क्वेश्चन आ जाए वाइट राइनोज IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड, तो दैट वुड बी ए करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर सब स्पीसीज़ का बात करें तो सदर्न वाला हो गया नियर थ्रेटेंड और नॉर्दर्न वाला हो गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दैट्स इट। द इंडियन राइनोसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अफ्रीकन कजन्स मोस्ट प्रोमिनेंटली इन दैट इट हैज़ ओनली 1 हॉर्न। तो जो इंडियन राइनोसोर्स है उनका 1 हॉर्न रहता है। अगर अभी ये चीज़ नहीं भी समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, राइनोज को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज UPSC ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था राइनोज के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो बस अगर इतना ज़्यादा स्पीसीज़ कवर किया है तो राइनोज को क्यों छोड़ना है? तो डोंट वरी, विल बी कवरिंग इट बट नॉट नाउ इन ए सेपरेट वीडियो, सो दैट एवरीथिंग अबाउट द राइनो गेट्स कवर्ड। दैट्स इट। तो अभी 4 स्पीसीज़ कवर कर लिए हैं, बस अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, बिकॉज नहीं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगा। और इधर वे इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ 13-minute वीडियो एंड वी हैव कवर्ड 4 species एंड ईच ऑफ देम वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ रिवाइज इट। और दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।